सीटेट सोशल साइंस। भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। विषय थीमेटिक आधारित संप्रदाय की बेहतरी समझ पैदा करने पर रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित वो प्रोत्साहित करने पर विषय थीमेटिक आधारित संप्रदाय का बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रतीत और सुंदर प्रस्तुतिकरण करने पर भूगोल के मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है और विषयक थीमेटिक आधारित संप्रदाय की बेहतर समझ पैदा करने पर भूगोल में मानचित्र कला तकनीकों मानचित्रों पर भौगोलिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ और रणनीतियों को संदर्भित करती है। मानचित्र कला तकनीकों का प्राथमिक फोकस विषयगत सामग्री का बेहतर और अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है, जिसमें भौगोलिक विशेषताओं, घटनाओं और पैटर्न से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और जानकारी शामिल है। इन तकनीकों का उद्देश्य विभिन्न विषयगत आंकड़े जो सांख्यिकी घनत्व, जलवायु क्षेत्र, भूमि उपयोग, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और बहुत कुछ के स्थानीय संबंधों, वितरण और पैटर्न को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना है। उपयुक्त मानचित्र कला तकनीकों का उपयोग करके भूगोल वृत्त और मानचित्र निर्माण मानचित्रों की स्पष्टता, सटीकता और दृश्य समझ को बढ़ा सकते हैं, जिससे वे भूगोल, शहरी नियोजन, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्लेषण, व्याख्या और निर्णय लेने के लिए मूल्यवान उपकरण बन सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूगोल में मानचित्र कला तकनीकों विषयक थीमेटिक आधारित संप्रदाय की बेहतर समझ पैदा करने पर केंद्रित है। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाए। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवा के अपने अनुभव को बांटने को कहना। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी
गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी। उनके क्षेत्रों में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना, स्वास्थ्य सेवा सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना। उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना। यह गतिविधि छात्रों के आंकड़े संग्रह और विश्लेषण के व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी। अपने क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी एकत्र करके छात्र पहुंच दी जाने वाली सेवाएं, देखभाल की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों की तुलना कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना। इस गतिविधि में नागरिक को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने में सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में एक अच्छा चर्चा शामिल है। यह छात्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका और एक अच्छी तरह से कार्यशील सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के महत्व को समझने में मदद करता है। लोगों एक साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अपने अनुभवों को बांटने को कहना। यह गतिविधि छात्रों को अपने समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साक्षात्कार आयोजित करके छात्र लोगों को सामने आने वाली चुनौतियों, देखभाल की गुणवत्ता के बारे में उनकी धारणाओं और उनके जीवन पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रभावों की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों तथा और विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ सामाजिक विज्ञान अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक और विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। निम्नलिखित कथनों तथा और विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ सामाजिक विज्ञान अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक और विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। ए और दोनों सही है और ए और एक ही व्याख्या करता है। सत्य है, क्योंकि कुछ सामाजिक वैज्ञानिक वास्तव में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली विधियों और दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण के अक्सर सकारात्मक या अनुभववाद के रूप में जाना जाता है और इसमें अनुभवजन्य आंकड़े, परिमाणीकरण और निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और भी सत्य है, क्योंकि एक ऐतिहासिक धारणा रही है कि वैज्ञानिक
जांच मुख्य रूप से भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान पर लागू होती है, जो देखने योग्य और मापने योग्य घटनाओं को संदर्भित करती है। सामाजिक विज्ञान में मानव व्यवहार, समाज, सांस्कृतिक और व्यक्तिपरक अनुभवों का अध्ययन शामिल है, जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही मात्रा निर्धारित करने के लिए अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है? गुफा चित्रकारी, लघु आकारी चित्रकारी, मिनियर पेंटिंग, अभिलेख, रूप चित्रकारी, पेंटिंग। निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? तो रूप चित्रकारी, रूप चित्रकारी, पेंट कला एक रूप है जो किसी विशेष व्यक्ति की समानता को दर्शाती है, जबकि पेंटिंग ऐतिहासिक खासियतों की शकल, सूरत और पहनावे के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन इन्हें सामान्यतः पर प्राचीन भारतीय इतिहास सीखने के लिए प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है रूप चित्रकारी, पेंटिंग स्रोत को प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक स्रोत में निम्नलिखित अधिक संबंधित हैं। गुफा चित्रकला भारत भर में विभिन्न पुरातात्विक स्थानों पर पाए जाने वाले गुफा चित्र प्राचीन समाजों में जीवन, संस्कृति और गतिविधियों की झलक प्रदान करते हैं। लघु आकारी चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग। लघु आकारी चित्रकारी में अक्सर ऐतिहासिक घटनाएं, धार्मिक दृश्यों और प्राचीन भारतीय शासकों और रईसों के दरबार जीवन को दर्शाया जाता है। अभिलेख स्तंभों, चट्टानों और सतहों और अन्य संरचनाओं पर पाए गए शिलालेखों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं, जो प्राचीन भारत के शासकों, घटनाओं और प्रशासनिक प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। आसपास क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? नदी पर लिखी पुस्तक, कविताएं और गीत, किसानों से साक्षात्कार, पाठ्य पुस्तक से संक्षेप, नदी के संदर्भ, एक चलचित्र देखना। आसपास क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गीत, किसानों के साक्षात्कार, ABC। नदी पर लिखी पुस्तक छात्र उन पुस्तकों, लेखों या शोध पत्रों का उल्लेख कर सकते हैं जो नदी, उसके इतिहास, भूगोल, महत्व और किसी भी अन्य
प्रासंगिक पहलुओं के बारे में जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कविताएँ और गीत नदी की से संबंधित कविताएँ और गीत समुदाय के लिए इसके महत्व और उपयोगिता और पर सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। किसानों के साथ साक्षरता स्थानीय किसानों के साथ साक्षरता का आयोजित करना जो सिंचाई या अन्य कृषि उद्देश्यों के लिए नदी पर निर्भर है। पड़ोस में नदी की व्यवहारिक और सामाजिक आर्थिक महत्व के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या वन घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थी को दी जा सकती है? चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाएं। ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाएं। कॉपी के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वन घास के मैदानों की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती है? चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना। ऐसे क्षेत्र का मानचित्र पर पता लगाना। भी चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना। इस गतिविधि के लिए छात्रों को जंगलों और घासों के मैदानों के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर शोध और संकलन करने का आवश्यकता होती है। उन्हें इन परिस्थितियों तंत्रों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं परिस्थिति महत्व वनस्पति और जीवों और अन्य पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। चित्रों के साथ सूचना पाठ बनाना और उनकी समझ और ज्ञान को संरक्षित तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना। यह गतिविधि छात्रों के भौगोलिक कौशल और जंगलों और घास के मैदानों के भौगोलिक वितरण की समझ का परीक्षण करती है। इसके लिए उन्हें मानचित्र पर इस परिस्थिति तंत्र वाले क्षेत्रों पर पहचान करने और उनका पता लगाने की आवश्यकता होती है, जो विषय और स्थानीय जागरूकता पर उनकी समझ को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर बना दिया है। समझाइए बंदोबस्त क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? निम्नलिखित में से कौन सा पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझ पहलू का आकलन करते हैं? विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। समझाइए प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? ABT। विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस प्रश्न के लिए छात्रों को निष्पक्ष व्यापार की अवधारणा को समझने और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों की अपनी समझ
का प्रदर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए संभावित कार्यों या रणनीतियों के बारे में गहन रूप से सोचने की आवश्यकता है। हरित क्रांति ने भारत के अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर बना दिया है। समझाइए यह प्रश्न हरित क्रांति के बारे में छात्रों की समझ और खान में भारत की आत्मनिर्भरता पर इसके प्रभाव का आकलन करता है। यह उन्हें ऐतिहासिक घटना के बारे में अपनी समझ की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता है। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? यह प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध के ऐतिहासिक परिणामों के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करता है। इसके लिए उन्हें इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के प्रभाव और परिणामों का व्याख्या करना आवश्यक है। बंदोबस्त क्या है? यह प्रश्न एक अवधारणा को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित करता है और समझने के बजाय ज्ञान और स्मरण की श्रेणी में आता है। किन किन तरीकों से अस्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। समानता का अंतर, निष्कर्ष निकालने एवं अनुमान लगाने, केस अध्ययन को व्याख्या करने, तर्क करने एवं व्याख्या। किन किन तरीकों से अस्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। समानता एवं अंतर, समानता एवं अंतर। प्रश्न छात्रों के अस्थायी और नियमित नौकरी और आकस्मिक नौकरी के बीच अंतर की पहचान करने के लिए कहता है। जब छात्र समानता एवं अंतर करते हैं तो वे दो या दो से अधिक वस्तुओं या अवधारणाओं के बीच समानता का अंतर का विश्लेषण करते हैं। इस स्थिति में छात्रों के अस्थायी और नियमित नौकरियों बनाम आकस्मिक नौकरियों की विशेषताओं, लाभों, कमियों और प्रकृति की जांच करने और दो प्रकार के रोजगार के बीच अंतर को उजागर करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर देकर छात्र नौकरी की सुरक्षा, लाभ, काम के घंटे, अनुबंधन की शर्तें और करियर की संभावनाओं जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर दो प्रकार की नौकरियों की तुलना करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। यह महत्वपूर्ण सोच कौशल छात्रों को दो प्रकार की रोजगार व्यवस्थाओं और समानता और असमानताओं के बारे में संबंध बनाने और निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ताओं के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? पाठ्योत्तर क्रियाकलाप, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता, रटना, सामूहिक शिक्षा प्राप्ति। खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ताओं के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता। एक खुली किताब परीक्षा छात्रों को परीक्षण के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तकों, नोट्स या अन्य संदर्भ सामग्री का संदर्भ लेने की अनुमति देती है। ऐसी परीक्षा में ध्यान रटने को हटाकर छात्र की विषय वस्तु
को समझने, विश्लेषण करने और आलोचनात्मक रूप से प्रतिबिंबित करने की क्षमता का आकलन करने पर केंद्रित होता है। खुली किताब परीक्षाओं के अक्सर जटिल प्रश्न शामिल होते हैं, जिनके लिए छात्रों को अपने ज्ञान को लागू करने, समालोचनात्मक रूप से सोचने और विषय की गहन समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण करने, जानकारी का मूल्यांकन करने और तर्कसंगत उत्तर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी मुद्दे पर विश्लेषण या विचार करने की क्षमता का मूल्यांकन खुली किताब परीक्षा देकर किया जा सकता है। पाठ्येतर गतिविधियाँ आमतौर पर गैर शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित होती है और परीक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है। रटकर याद करना, जिसमें तथ्यों या सूचनाओं के बिना समझे याद करना शामिल है, खुली किताब परीक्षा में कम प्रासंगिक है, क्योंकि छात्र संदर्भ सामग्री तक पहुँच सकते हैं। सामूहिक शिक्षा प्राप्ति की साथियों के साथ सहयोगात्मक सीखने के अनुभवों को संदर्भित करती है। सीधे तौर पर खुली किताब परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी नहीं है। निम्न में से किस मूल्यांकन में छात्र भागीदारी करते हैं? उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ए. समन्वयक, पीयर समूह, प्रमाणीकरण, स्वयं। निम्न में से किस मूल्यांकन में छात्र भागीदारी करते हैं? उपयुक्त विकल्प समवयस्क, पीयर समूह, स्वयं। ABD। मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और विषय वस्तु की समझ के बारे में जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से है। समवयस्क, पीयर समवयस्क मूल्यांकन में छात्र अपने साथियों के काम का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया देकर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मूल्यांकन के इस रूप में छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिससे उनके अपने आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। समूह मूल्यांकन के लिए छात्रों को कार्य या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए टीमों के सहयोगात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता होती है और समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने और अंतिम परिणाम में योगदान देने के लिए सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। स्वयं स्व-मूल्यांकन में छात्रों को अपने संग के सीखने, प्रगति और प्रदर्शन पर विचार करना शामिल है। वो अपनी शक्तियों, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों को मूल्यांकन करने सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि A, B और D है। नोट: प्रमाणीकरण का औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया है जो किसी छात्र के कौशल, ज्ञान या उपलब्धियों को सत्यापित करने और पहचानने के लिए बाहरी प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। यह मूल्यांकन एक रूप से नहीं है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।